अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर वसीम। कैसे हैं आप सब? ठीक है, फिट हैं? इस वीडियो में आपको नजर आ रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद हलीम और उस्मान अली हारून। डॉक्टर मोहम्मद, चूंकि ये उनकी पहली वीडियो है तो मैं थोड़ा उनको इंट्रोड्यूस करा दूं कि ये MBBS डॉक्टर हैं, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने न्यूट्रिशन का इंतखाब किया है, न्यूट्रिशन में कुछ सर्टिफिकेशन की है। और ये भी जिस तरह से मेरी वीडियोस के जरिए आपको पता चलता है कि मैं बहुत ज़्यादा प्रमोट करता हूँ डाइट और एक्सरसाइज को, तो इनका भी जो सोच है वो बिल्कुल ऐसी है। आज हम कुछ टॉपिक एक ऐसा लेके आए हैं जिसके ऊपर हम आपको बताएंगे और हमारी कोशिश होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको राइट इन्फॉर्मेशन दे सकें, क्योंकि इंटरनेट पे इतनी सारी वीडियोस, इतना ज़्यादा कंटेंट मौजूद है कि बंदा कंफ्यूज होकर रह जाता है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि आसानी से सच्ची बात आप तक पहुंचा दें जिसको आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई भी कर सको। तो डॉक्टर मोहम्मद हलीम, ये बताएं कि आज हम किस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं? आज हम शुगर के ऊपर बात करने जा रहे हैं और जो शुगर के पीछे कॉज क्या है, जो कि मतलब हाई इंसुलिन या इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो इस तरह है कि मैं स्टार्ट इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन के 2019 की रिपोर्ट से लूँगा। उसमें ये रिसेंट अभी स्टडी हुई है कि पाकिस्तान में तकरीबन 2 करोड़ के लगभग या बल्कि उससे भी ज़्यादा जो जवान लोग हैं वो डायबिटिक या प्री डायबिटिक डायग्नोज हुए हैं। और फिर इसके अलावा जो है हम जो क्लाइंट्स नॉर्मली हम डेली बेसिस पर देख रहे हैं, अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देखें तो तकरीबन कोई 80 से 90% लोग तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हमारे सामने वैसी है। बिल्कुल। तो आज बात हम ये करेंगे कि डायबिटीज़ को हम जिस तरह डॉक्टर्स ट्रीट करते हैं, जो कि मतलब मैं भी हॉस्पिटल से गुजरा हूँ और मैंने भी डायबिटिक पेशेंट्स देखे हैं, हम किस तरह उनको ट्रीट करते हैं और किस तरह सिर्फ एलोपैथिक मेडिसिन से ही उनके डायबिटीज़ के सिम्टम्स को कंट्रोल किया जाता है। और जिस चीज़ को निकाला जाता है जो कि मतलब एक हेल्थ पार्ट है, वो एक सही मानों में एक सही खुराक है। तो डॉक्टर्स सिर्फ एलोपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं और डायबिटीज़ के सिम्टम्स को वो ट्रीट करते हैं। जो मेन पीछे जो कॉज है, जो कि हाई इंसुलिन है, उसको वो डाइट के थ्रू मतलब वो उस चीज़ को बाहर निकाल देते हैं या ओमिट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो हेल्थ केयर है, हेल्थ केयर में जो उसका हेल्थ पार्ट है यानी सेहत वाला जो पार्ट जो हिस्सा है वो हेल्थ केयर से निकल जाता है। तो यहाँ पर बचता है डिजीज़ केयर। डिजीज़ केयर में फिर ये होता है कि आप सिर्फ एक बीमारी की सिम्टम्स को ही कंट्रोल करते हो, उससे ज़्यादा आप उसको क्योर नहीं करते हो, उसकी जो मेन वजह होती है पीछे बीमारी की। एक चीज़ जो मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, जैसे आपने बोला कि जो एलोपैथिक दवाई है, जितना जो अभी जो टाइप 2 डायबिटीज़ की हम बात करें, टाइप 2 डायबिटीज़ की, उसमें एक टेस्ट ऐसा मौजूद है जो कि इंसुलिन लेवल्स बता सकता है। तो वो जो फास्टिंग इंसुलिन लेवल्स हैं वो चेक नहीं किए जाते। बिल्कुल। स्टार्ट में हमें ये नहीं पता चलता कि इंसुलिन जिस्म में कितनी है। बिल्कुल। और उसको चेक किए बगैर इलाज शुरू हो जाता है। तो फिर यानी कि आप जो कहना चाह रहे हो कि उसको एक प्रोग्रेसिव बीमारी के तौर पे डील किया जाए। बिल्कुल प्रोग्रेसिव। हम सिर्फ सिम्टम्स को मैनेज कर रहे हैं, जो कि हाइपरग्लाइसीमिया बीमारी का सिम्टम है, असली बीमारी नहीं है। बिल्कुल। तो ये टेस्ट क्यों नहीं करवाया जाता, एक जो मैं अक्सर अपनी वीडियोज में भी बताता हूँ, इसके ऊपर बात करेंगे। बाकी आपने जो ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम के ऊपर बात की थी, उसको थोड़ा हाईलाइट करें, उसको बताएं। अच्छा, इस तरह है कि जब एक चीज़ आप लोगों को समझनी होगी कि हमारा जो डेली बेसिस का खुराक है वो ज़्यादातर रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स पर बेस्ड है और शुगर पर बेस्ड है। जब आप वो चीज़ें खाते हैं, मतलब चावल हो गए, आपकी रोटी हो गई, रोटी तो मतलब लोग छोड़ते भी नहीं है ना, और फिर मीठा हो गया, फिर गोश्त हो गया, गोश्त के साथ फिर मीठा हो गया। यहाँ पर तो खैर एक और बात होती है, मतलब हार्मोन्स में एक और मसला आता है जो कि मैं इंशाल्लाह बाद में बताऊँगा। लेकिन फ़िलहाल हम इस जो मेन ये जो मसला है इस पर मैं बात करता हूँ कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है वो असल में है क्या चीज़ और मेटाबॉलिक सिंड्रोम होती कब है। तो इस तरह है कि जब शुगर से पहले आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, आपने रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स आपने कंज्यूम करना शुरू किए हैं, आपने आपका जो चीनी है या मीठा है आपने वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम करना स्टार्ट किया, तो आपको तकरीबन 10 से 20 साल लगते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस को मतलब डेवलप होने में। फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस प्री डायबिटिक स्टेट की तरफ जाता है। लेकिन ये इन 10 से 20 साल में कुछ सिम्टम्स आपके सामने नजर आते हैं। जैसे उसमें ये होता है कि आप प्री डायबिटिक तो नहीं होते हो, आपका उस वक्त शुगर के लेवल्स बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, लेकिन वहाँ पर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है।
कोलेस्ट्रॉल के साथ आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। तो फिर जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपका शुगर का टेस्ट करवाता है, तो वो देखता है कि वो तो नॉर्मल रेंज में है, हालांकि वो डॉक्टर रियलाइज़ नहीं कर रहा कि ये करंटली अभी ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम के स्टेट में है, क्योंकि उसके बाद उसने प्री डायबिटिक स्टेट में जाना होता है। और प्री डायबिटिक स्टेट एक रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया का स्टेट है जिसमें शुगर नीचे गिर जाता है, ठीक है। यस। तो वहाँ पर तो वहाँ पर क्या होता है कि जब इंसुलिन रेजिस्टेंस, जब मसला ये है कि डॉक्टर्स जो है वो इंसुलिन को चेक करने के बजाय वो शुगर को डायरेक्ट, यानी ग्लूकोज को वो डायरेक्ट टेस्ट करते हैं। ग्लूकोज जो है वो एक मतलब डायबिटीज़ या शुगर की डिजीज़ में जो चेन में शुगर ने बढ़ना होता है वो काफ़ी लेट स्टेज में वो बढ़ता है। सबसे पहले जो चीज़ बढ़ती है वो है इंसुलिन। तो ग्लूकोज का सबसे पहले रैंडम ब्लड ग्लूकोज या फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज का टेस्ट करवाना ये सेंस नहीं बनता है। तो आपने सबसे पहले डॉक्टर, मैं आपकी बात थोड़ी सी काटूंगा, डॉक्टर क्राफ्ट भी यही बात करते रहे कि बहुत सारे लोग जो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट थे वो उनका नॉर्मल आता था। बिल्कुल। यानी कि आप कहना चाह रहे हो कि जरूरी नहीं है कि आपके जो ग्लूकोज लेवल्स हैं वो बड़े हो, उसको बढ़ने में टाइम लगता है। आपकी शुगर रिपोर्ट सारी नॉर्मल आ सकती है, लेकिन आप डिजीज स्टेट में हो, इंसुलिन रेजिस्टेंस या इंसुलिन बढ़ना शुरू हो गई है, ये आप कहना चाह रहे हो? बिल्कुल जी। तो इसके स्पेसिफिक टेस्ट्स होते हैं, या तो आप फास्टिंग इंसुलिन कर सकते हैं, इसके अलावा आप होमा IR भी कर सकते हैं, इस पर डॉक्टर वसीम ने वीडियो भी बनाई हुई है अपनी। एक और बात जो मैं चाह रहा हूँ कि आप क्लियर कर दें लोगों को कि अक्सर जो टाइप 2 डायबिटिक होते हैं उनसे बंदा पूछे तो कहते हैं कि हमने मीठा खाना छोड़ दिया, ठीक है, या प्री डायबिटिक भी हुए हैं तो शुगर छोड़ दी और फल छोड़ दिए, मतलब जो चीज़ मीठी है वो छोड़ दी। बेसिकली अगर देखा जाए तो आपके जो कार्ब्स हैं बेसिकली वो भी तो ग्लूकोज है ना, मीठा। तो वो रोटी नहीं छोड़ेंगे, चावल नहीं छोड़ेंगे, मीठा खाना छोड़ देंगे, उसके बाद वो समझते हैं कि हम ठीक हो जाएंगे या हम बीमारी को क्योर कर लेंगे। तो बेसिकली ये अवेयरनेस देनी जरूरी है कि सिर्फ मीठा या मीठी चीज़ आपको डायबिटीज़ की तरफ नहीं लेके जाएगी, आपको कार्बोहाइड्रेट्स में उनको भी कम करना पड़ेगा, उनको भी एक रेंज में लाना है। एग्जैक्टली, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट इम्पेयर्ड मेटाबॉलिज्म है, कार्बोहाइड्रेट बॉडी सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। आपके बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने वेट रिड्यूस किया, जिनकी ब्लड शुगर नॉर्मल हुई है, तो मतलब यानी कि आप भी इसी चीज़ को देख रहे हैं। तो ये बात बड़ी अच्छी आपने हाईलाइट की कि मीठा छोड़ना या फ्रूट छोड़ना, हर मिठास वाली चीज़ छोड़ना सिर्फ काफ़ी नहीं है। जो कार्बोहाइड्रेट्स, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स है मोस्टली, क्योंकि वो अवेलेबिलिटी उनकी है, तो उनको भी नज़र में रखना बड़ा ज़रूरी है। तो अब जब आप हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट आप लेते हैं तो उसके बाद इंसुलिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो इंसुलिन का बढ़ने के बाद आपको किस तरह पता लगता है कि इंसुलिन बढ़ गया? उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स में कुछ साइड इफ़ेक्ट्स ये हैं कि जब आप खाना खाते हैं, अक्सर लोगों के साथ मैं बात करता हूँ तो वो ये कहते हैं कि यार मैंने खाना खा लिया और अब खाना खाने के बाद मुझे नींद आ जाती है, मैं कमज़ोर, मतलब वो और वो ये सोचते हैं कि हमने खाना खाया ना, खाना बड़ा अच्छा था, इसकी वजह से नींद आ गई है, हम रिलैक्स हो गए हैं, ये हेल्थ की तरफ जा रहे हैं। अब मसला ये है कि आप खाना खाते हैं, खाना एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी ताकत बढ़ाए, ठीक है, आपको एनर्जेटिक करे, ना कि आपकी एनर्जी कम करे, ठीक है। तो ये एक साइन है कि आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस है बॉडी में, ठीक है। इसके अलावा आपकी नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि ये एक हार्मोन है। आपको समझना चाहिए कि ये एक हार्मोन है। इंसुलिन के बढ़ने से, अच्छा, ये जो मेन एक की जो फैक्टर है जो कि आपकी चर्बी बिल्कुल मतलब आपकी चर्बी बढ़ती जाती है और आपकी चर्बी कम नहीं होती है, डिग्रेड नहीं होती, बेसिकली वो एंजाइम उसके पीछे होता है। तो उसकी वजह भी पीछे ये है कि इंसुलिन जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो एक स्पेसिफिक लाइपेज एंजाइम है वो इनहिबिट हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी चर्बी जो है वो बढ़ती है और वो उसको वो कम नहीं होती है। तो अल्लाह ने जो इंसुलिन को एक जिम्मेदारी दी है वो यही है कि वो एनर्जी स्टोरेज हार्मोन है, तो उसने चर्बी के जो है जमा करने के अमल को, चर्बी बनाने के अमल को बढ़ाना है, और जो चर्बी के जलने का अमल है उसको वो इनहिबिट कर देता है, जैसे कि उन्होंने एंजाइम का बताया, ठीक है। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर इंसुलिन लेवल खून में ज्यादा है तो फैट लॉस मुश्किल हो जाएगा। बहुत बिल्कुल। सबसे बल्कि ताकतवर तरीन फैट स्टोरिंग हार्मोन जो है वो आपका इंसुलिन है। और याद रखें, इंसुलिन थोड़ा सा भी बढ़ जाए, इसके अलावा 6 फैट
जो फैट को जो तोड़ने वाले हार्मोन्स हैं या फैट बर्निंग हार्मोन्स कहते हैं, ठीक है, वो नीचे चले जाते हैं, वो बिल्कुल वो इनहिबिट हो जाते हैं। तो इसलिए इंसुलिन में बहुत ज़्यादा एहतियात रखना होता है। ये होता है कि आप थोड़ा सा आपने इंसुलिन बढ़ा दिया, पिछले पूरे हफ्ते की जो मेहनत होती है वो आप ज़ाया कर देते हैं, क्योंकि उसके बाद वो 6 जो आपके फैट बर्निंग हार्मोन्स हैं वो बिल्कुल नलिफाई हो जाते हैं। और एक और चीज कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप ये मत समझे कि आप टाइप 2 डायबिटिक हो गए तो ये एक बहुत बड़ा मसला हो गया है, अब आपके लिए डाइट को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया है, रिवर्स करना मुश्किल हो गया है। ये मेडिकल टर्म में आपको मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन बहुत सिंपल डाइट, बहुत ही सिंपल वर्कआउट से ये रिवर्स हो जाएगी। बिल्कुल। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की हम बात करते हैं तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के वक्त जो ग्लूकोज सेल के अंदर जाती है वो इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं होती, तो इस वजह से भी आपकी शुगर जो है एक्सरसाइज से रेगुलर हो जाती है। बट जब तक आपने डाइट चेंज नहीं की है, और जैसे कि डॉक्टर मोहम्मद हलीम ने बताया कि ये जो है फैट स्टोरेज हार्मोन है, तो अगर ये इसके खून में लेवल ज़्यादा है तो जो भी आप खा रहे हैं उसकी फैट की तरफ जाने का जो मिकदार है वो ज़्यादा हो जाता है, वो प्रोसेस बढ़ जाता है। तो हाँ, जैसे जैसे आप फास्टिंग इंसुलिन को नीचे ले आएंगे, नॉर्मल रेंज में ले आएंगे, उतना ज़्यादा एफिशिएंटली आपकी बॉडी जो है वो एनर्जी को भी यूटिलाइज करना शुरू कर देगी। तो ये जो लिपिड प्रोफाइल का ख़राब होना है, ट्राइग्लिसराइड्स का बढ़ना है, HDL का कम होना है, VLDL का ज़्यादा होना है, ये भी इंसुलिन की वजह से ही है कि खून में इंसुलिन ज़्यादा होता है। इसके ऊपर आप थोड़ा बताएं, इस पर हाईलाइट करें। बेसिकली इस तरह होता है कि जब इंसुलिन आपका बढ़ता है तो इंसुलिन मतलब इंसुलिन बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन इंसुलिन का बहुत ज़्यादा मतलब अरसे तक बढ़े रहना वो ख़तरनाक चीज़ है। तो वो जब आप इंसुलिन बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए बढ़ा देते हैं तो सोजिश बढ़ती है। जाहिर बात है जब सोजिश बढ़ती है तो उसके काउंटर में अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया हुआ है जिसकी वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल रेज हो जाता है, जिसमें फिर VLDL का रोल आता है। फिर यहाँ पर इस पर डॉक्टर वसीम ने भी बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाई हुई हैं। तो ये एक याद रखिए, कोलेस्ट्रॉल जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल के बगैर आपके हार्मोन्स नहीं बनते। कोलेस्ट्रॉल एक बहुत मतलब प्रोटेक्टिव चीज़ है। अगर 50% आपका ब्रेन फैट है तो 50% आपका कोलेस्ट्रॉल है, तो ये एक इंतहाई प्रोटेक्टिव चीज़ है। तो अक्सर लोग यानी कि आप आपकी बात कर रहे हो, आप कहना चाह रहे हो कि ये जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं जिनमें LDL बढ़ता है, बिल्कुल वो जो कोलेस्ट्रॉल LDL बढ़ता है तो वो इसलिए बढ़ रहा होता है क्योंकि वो सिचुएशन को स्टेबलाइज कर रहा होता है, इन्फ्लेमेशन को बिल्कुल जी स्टेबलाइज कर रहा होता है। यानी कि LDL को जो टारगेट करके कम किया जाता है वो खतरनाक है। जो सही तरीका है वो ट्राइग्लिसराइड्स को नीचे करना है थ्रू डाइट। बिल्कुल, जैसे जैसे इंसुलिन नीचे जाएगा ट्राइग्लिसराइड्स कम होते जाएंगे, जैसे जैसे इंसुलिन नीचे जाएगा VLDL कम होगा, जैसे जैसे इंसुलिन नीचे जाएगा HDL ऊपर जाएगा, जो हम चाहते हैं। बिल्कुल। लेकिन इस प्रोसेस में LDL जो मर्जी हो वो मैटर नहीं करता जी। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो है ना वो ये है कि जब आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, यानी जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम की जो स्टेट होती है उसमें आपकी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर मैं एक बड़ी मज़े की बात करना चाहता हूँ कि जब इंसुलिन बढ़ता है तो उसके साथ मेटाबॉलिक सिंड्रोम यानी उसमें 3 मेन चीज़ें होती हैं, जैसे आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, ठीक है, और सिमिलरली फिर वही इंसुलिन का बढ़ जाना। तो डॉक्टर्स कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए आपको स्टैटिन ड्रग देते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग ड्रग है, और उसके साथ जो ब्लड प्रेशर जब बढ़ जाता है तो उसके लिए आपको डायरेटिक देते हैं, ठीक है। तो डायरेटिक और जो स्टैटिन्स हैं इन दोनों का एक स्पेसिफिक काम है, वो जो है ना ये दोनों मिलकर इंसुलिन रेजिस्टेंस को ना सिर्फ बढ़ाते हैं बल्कि उसको, इंसुलिन रेजिस्टेंस तो पहले से चल रही होती है, उसको फर्दर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। तो वो फिर उसको मतलब स्टेबलाइज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा असर लगता है। इसके अलावा वो डॉक्टर्स जो हैं जो ग्लूकोज भी बढ़ा होता है, ठीक है, उसके लिए भी आपको मेटफॉर्मिन देते हैं, ग्लूकोफेज के नाम से आती है गोली। तो इसका एक और साइड इफेक्ट होता है जो कि वो मतलब उस पर अक्सर कोई बात नहीं करता। तो उसमें ये होता है कि ये मेटफॉर्मिन जो है वो आपकी बी वाइटामिन्स को ये डिप्लीट करता है, और मज़े की बात यह है कि बी वाइटामिन्स जो हैं इंसुलिन की जितनी भी मतलब कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उनको ये कंट्रोल करता है, उनके साइड इफेक्ट्स को ये कंट्रोल करता है। तो जब यहाँ से आप बी वाइटामिन्स को डिप्लीट करेंगे तो बी वाइटामिन्स मेनली आपकी जो नर्व्स हैं, उनकी जो न्यूरोपैथीज हैं, वो उसको प्रोटेक्ट करती है। जब आप मेटफॉर्मिन से इसको डिप्लीट करेंगे
तो यहाँ से पेरिफेरल न्यूरोपैथी बढ़ेगी, यानी आपको टिंगलिंग और नमनेस सेंसेशन जो आती है अपर एंड लोअर लिम्स में, और उसके अलावा आपकी यादाश्त का मसला हो जाता है, ठीक है। और साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि लैक्टिक एसिडोसिस को भी बी विटामिन्स प्रोटेक्ट करते हैं। तो जब आप बी विटामिन्स को डिप्लीट करेंगे तो उसके बाद अक्सर आपने देखा होगा कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो कोमा की स्टेट में आते हैं। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की बात करें, ठीक, तो उसमें भी पीछे हाथ हमें पता नहीं होता है कि ये, शायद हमें लगता है कि ये हाई इंसुलिन हाई ग्लूकोज ये चक्कर है, पीछे से मेटफॉर्मिन होता है। डॉक्टर नादिर अली हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, अमेरिका में होते हैं। उनकी वीडियो से मैंने देखी थी, इन्होंने भी बोला कि किस तरह से स्टैटिन जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं। तो उन्होंने वजह बताई कि कैसे बढ़ाते हैं, क्योंकि ये जो इंसुलिन रिसेप्टर्स है जिनके ऊपर इंसुलिन जाके काम करना है उसकी प्रोसेसिंग को खराब कर देते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन का रिसेप्टर जो है वो उस तरह से मतलब काम नहीं कर रहा होता। अगर इंसुलिन का रिसेप्टर ठीक नहीं है तो फिर इंसुलिन को तो रिसेप्टर चाहिए अपने काम करने के लिए, जिसकी वजह से इंसुलिन भी सही तरह से काम नहीं करती और उसकी वजह से इंसुलिन बॉडी को ज़्यादा और बढ़ानी पड़ती है इस कोशिश में कि शुगर अंदर जाए और ये मसला और कॉम्प्लिकेट होता जाता है। ये डॉक्टर नादिर अली ने एज अ कार्डियोलॉजिस्ट बहुत अरसा स्टैटिन प्रिस्क्राइब किया और अब आके वो स्टैटिन को कहते हैं इट्स अ माइटोकॉन्ड्रियल टॉक्सिन, और आगे जाके जो वो बताते हैं कि ये कैंसर को भी जन्म दे सकती है अगर हम लंबे अरसे तक स्टैटिन यूज करें। क्योंकि हम अभी पहले तो हम ये कह रहे थे ना कि कैंसर जो है वो कोई जेनेटिक कोई जीन म्यूटेशन या इसकी वजह से होता है, लेकिन कैंसर का जो मेटाबॉलिक साइड है, जो मेटाबॉलिक डिजीज है कि ये माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज ही है। तो हम ये जानते हैं कि कोई भी चीज़ अगर माइटोकॉन्ड्रिया को छेड़ेगी, और स्टैटिन जो है उनके मुताबिक, डॉक्टर नादिर अली के मुताबिक, उनकी पूरी तहकीक है उनकी, आप जाके जो है चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरह से जो है ये कैंसर को जो है प्रिवेंट करने में रोक देती है और आगे जाके ज़्यादा चांसेस होते हैं कार्सिनोमा होने के। तो ये सारी चीज़ें हैं, हमारी कोशिश यही है कि आप तक ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन दें हम आपको, जो चीज़ें हमारी आंखों के सामने आ रही हैं। और जैसे कि डॉक्टर मोहम्मद ने अभी बोला कि जो है ये जो कोलेस्ट्रॉल को छेड़ देती है, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस और कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाते हैं, एचडीएल कम हो जाता है, ठीक है, वीएलडीएल बढ़ जाता है। तो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, जब उनको मैं डाइट पे लाता हूँ तो उनका ट्राइग्लिसराइड्स नीचे आ जाता है, एचडीएल ऊपर चला जाता है और वीएलडीएल भी कम हो जाता है। यानी कि जब हम इंसुलिन रेजिस्टेंस को फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट करवा के टारगेट करें और उसको नीचे लाने की कोशिश करें तो बहुत सारी बीमारियों से हम रिवर्स कर सकते हैं। मैं यही कहना चाह रहा था वसीम भाई कि क्या वजह है, टाइप 2 डायबिटिक जो भी पेशेंट है उनको खुद ये सोचना चाहिए ये क्या वजह है कि ये एक ऐसी बीमारी जो रिवर्सेबल है, मैं उस पर पहले टैबलेट्स लेता हूँ, फिर कुछ अरसे बाद मैं इंसुलिन पे आ जाता हूँ, फिर कुछ अरसे बाद मेरे लिम्स जवाब देना शुरू हो जाते हैं। क्या वजह है? इसकी वजह यही है, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया, कि सही जगह पे उसको टारगेट नहीं किया जा रहा जिस चीज़ को टारगेट करना चाहिए। तो बेसिकली अगर आप डाइट अपनी ठीक करें, वर्कआउट ठीक करें, तो आपके सारे मसले हल हो जाते हैं। लेकिन हम लोग सही जगह पे टारगेट ही नहीं करते, और ये बंदे को सोचना चाहिए कि क्या वजह, ये कौन सा माफिया है जो आपको उस साइड पे नहीं आने दे रहा, जो चाह रहा है कि आप पहले गोलियों पे रहो। एक डायबिटोलॉजिस्ट थे, ये मैं आपको आप ही इसी बात से मैं करूं कि उन्होंने ना बड़ी अपनी तरफ से बड़ी एक ऐसी बात की कि जिसको देख के ना वो कहते हैं कि देखा गया कि बहुत सारे लोग जिनकी शुगर नॉर्मल रहती थी दवाइयों के जरिए, उन सबको हार्ट डिजीज होती है, उन सबको हार्ट प्रॉब्लम होता है, दिल की बीमारी होती है। तो ये साबित हुआ, वो ये कह रहे थे, ये साबित हुआ कि हार्ट दिल की बीमारी की और भी बड़ी वजूहात है। जी नहीं, आप ब्लड शुगर को दवाइयों के जरिए नॉर्मल कर रहे हो, लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस कम नहीं हो रही, इंसुलिन के लेवल वही के वही है या थोड़े से कम हो जाएंगे। नॉर्मल जिस लेवल पे उसको आना चाहिए उस लेवल तक वो नहीं आ रही। आप इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक नहीं कर रहे हो, इसी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस आगे जाके जो है ये दिल की बीमारी का बायस बन रही है। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, ये डॉक्टर थॉमस डिस्प्रिंग कहते हैं कि 70% हार्ट अटैक इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होते हैं। वो यही बात करते हैं कि बहुत सारे लोग जो लंबे अरसे तक शुगर की अद्वियात लेके शुगर को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन अगर उन्होंने अपनी डाइटरी चॉइसेस ना चेंज की, अगर उन्होंने अपनी जो है सेडेंटरी लाइफस्टाइल को ना बदला और एक्सरसाइज ना ऐड की, तो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने से वो दिल की बीमारी से नहीं बच सकते, वो दिल की बीमारी का शिकार होंगे। और हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि हम डाइटरी मॉडिफिकेशन करें, उस डाइट की तरफ आए जिसका इंसुलिन इंडेक्स कम है, उस डाइट की तरफ आए कि जो सही तरह से इंसुलिन को नीचे लेके आएगी। डॉक्टर साहब, मुझे एक बड़ी ज़बरदस्त मिसाल याद आई है। स्किज़ोफ्रेनिया
कि एक ट्रीटमेंट होती थी 1920s में, उसमें इंसुलिन को यूज़ किया जाता था, इंजेक्ट किया जाता था, तकरीबन कोई 50 इंजेक्शंस उनको लगाए जाते थे। और इस ट्रीटमेंट को बेसिकली इंसुलिन शॉक थेरेपी कहा जाता है, ठीक है, उस वक्त कहा जाता था। तो उनको जब ये इंजेक्ट करते थे तो ये कोमा में चले जाते थे, ठीक है, क्योंकि इंसुलिन का काम शुगर को कम करना है। वो हफ्तों तक उनको कोमा में रखते थे, फिर जब वो उठते थे तो उनका फैट बढ़ा हुआ होता था। तो मतलब एक वजह जो फैट बढ़ने का मतलब मिसाल हिस्ट्री में पहले से मौजूद है, तो उसमें मतलब ज़्यादा तो फैट बढ़ा। आप जो इंसुलिन के इंजेक्शंस लगा रहे हैं उसने तो हर हाल में आपका वजन बढ़ाना है, ठीक है। और फिर जब हम किसी को इंसुलिन पे डाल दें तो फिर हम आगे से उसको कहते हैं कि अब आप डायबिटिक हैं, आप इंसुलिन लगा रहे हैं, वजन कम करें। वो कैसे वजन कम करें जब वो बाहर से इंसुलिन लगा रहे हैं? इंसुलिन तो फैट लॉस रोक देना है, तो फिर वो दोबारा वजन, और जितनी बॉडी फैट बढ़ रहा है उतनी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ रही है। और फिर उनको कहते हैं फ्रूट्स खाएं, फ्रूट्स भी खाएं, और ये सारी चीजें। एक और चीज जो मैं इसमें बोलना चाहूंगा कि मेरे पास आज ही एक साहब है, उन्होंने कहा कि कोई आप डॉक्टर थे, उनके सामने मैंने आपका जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि ये 2 नंबर डॉक्टर है, ठीक है ना। तो मैंने फिर मेरे अजीज है, उन्होंने कहा कि अभी भी आपको दूसरा नंबर दिया, ज्यादा लो नंबर नहीं दिया आपको। मैंने कहा चले ठीक है, इस पे हम राजी हो जाते हैं। और उन्होंने ये बोला कि इसलिए 2 नंबर है, डॉक्टर वसीम इसलिए 2 नंबर है क्योंकि मुझे एक चीज इसकी समझ नहीं लगती कि अगर बाहर से इंसुलिन देना रोक दी तो इंसुलिन कैसे सफिशिएंट होगी शुगर को रेगुलेट करने के लिए? ओ भाईजान, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज में डिफरेंस है। टाइप 2 डायबिटीज खून में इंसुलिन ज्यादा होने की वजह से होती है, टाइप 1 डायबिटीज जो है वो इंसुलिन कम होने की वजह से होती है। तो टाइप 2 डायबिटीज को कुदरती तौर पे फास्टिंग के जरिए, लो कार्ब डाइट के जरिए, न्यूट्रिशन कीटोसिस के जरिए जैसे ही आप नीचे ले आएंगे तो सारी चीजें ठीक हो जाएगी। मेरी वालदा काफी अर्से तक टाइप 2 डायबिटिक रही हैं, अभी रिसेंटली उनको प्रॉपर माशाल्लाह बड़ी अच्छी डाइट पे उन्होंने अपनी कार्सिनोमा को भी बड़े अच्छे तरीके से रिवर्स किया अल्लाह के हुक्म से। उनकी फास्टिंग इंसुलिन हमने करवाई तो वो आई 3, ये 8 से कम होनी चाहिए, 3 आई, लेकिन उनका ब्लड शुगर कितना है 80, 90, फास्टिंग 100, यानी कि 3 इंसुलिन काफी है ब्लड शुगर को 80, 90, 100 की रेंज में रखने के लिए। जो आप सोचें कि जब हम करवाते हैं लोगों को तो किसी की 30 आती है, किसी की 40 आती है, किसी की 20 आती है, उसके बावजूद उनकी शुगर नॉर्मल नहीं रह रही होती, ठीक है, क्योंकि मसला इंसुलिन के बनने का नहीं है, मसला इंसुलिन के काम ना करने का है। इस चीज को समझना होगा। मैं मान लेता हूं कि चले मैं 2 नंबर डॉक्टर हूं, लेकिन मकसद यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप राइट इन्फॉर्मेशन, तो हम कोई हवाई नहीं मार रहे। बाहर मुमालिक में डॉक्टर जेसन फंग है, डॉक्टर नादिर अली है, डॉक्टर असीम मल्होत्रा है, उनकी बरकत से वो जो बात कर रहे हैं हम आप तक लेके आ रहे हैं। चले मैं 2 नंबर हो सकता हूँ, उनकी तो कोई थोड़ी बहुत आपकी नजरों में कोई वक़्त होगी, कोई इज्जत होगी, तो कम से कम उन्हीं की सुन ले कि वो क्या कह रहे हैं। वैसे मैं एक बात मैं ऐड करना चाह रहा हूँ कि आप काइंडली बता दें टाइप 2 डायबिटिक जितने भी हैं, मुझसे भी अक्सर जो टाइप 2 डायबिटिक हैं वो ये पूछते हैं कितना अरसा, हमें कितना अरसा ये डाइट लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप काइंडली ये बता दें कि आपने सिर्फ उसको कंट्रोल करने के लिए एक खास स्पेसिफिक टाइम तक वो डाइट लेनी है, उसके बाद आप मेंटेन करना चाहें तो आप चीट्स भी कर सकते हैं, सब कुछ हो सकता है बिल्कुल। और कैलोरिक बजट में रहते हुए देखिए, इस वक्त मसला क्या है कि इनिशियली जब हमारे पास लेट से कोई बंदा आता है टाइप 2 डायबिटिक, तो उसका फास्टिंग इंसुलिन बहुत ज्यादा होता है। अब इस स्टेट में ना, वो डिजीज स्टेट में इन्फ्लेमेशन हाई है, इस वक्त हमारे पास एक ही रास्ता है तेजी से उसकी जो है जो शुगर इंसुलिन है उसको नीचे लाने का, सोजिश को कम करने का, वो है कि कार्ब्स को, जो चीज इस्तेमाल बॉडी सही नहीं करी उसको निकाल दो। जैसे जैसे वो थ्रू डाइट एंड एक्सरसाइज वो इंसुलिन नीचे आ जाती है, लीन मास उनका इंप्रूव होता है, बॉडी फैट कम होता है, तो उसके बाद कैलोरिक बजट में रहते हुए वो कार्ब्स को रीइंट्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं ये बात बोलूंगा, अपनी एक्टिव लाइफस्टाइल पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। एक्सरसाइज कुछ वक्त के लिए नहीं है, एक्सरसाइज कुछ ऐसे नहीं है कि मूड हुआ तो 2 महीने कर ली, मूड हुआ तो 6 महीने नहीं की। ये आपको बहुत सारी मुसीबतों से बचा लेगी। मैं ये बात बार बार करता हूं कि टाइप 2 डायबिटीज को शुगर का नाम देके ना हमारे इसमें बड़ी ज्यादती की गई है। ये इतनी मीठी बीमारी नहीं है, ये इसका नाम होना चाहिए था कोई डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैंसर, क्योंकि ये जिस्म के किसी हिस्से को नहीं छोड़ती। आंखों को ये खराब करती है, गुर्दों को ये खराब करती है, आपके हार्ट को ये जो है पकड़ लेती है, दिल की बीमारी का आप शिकार हो जाते हैं।
और इसके अलावा जो ये डायबिटिक फुट जो है जिसकी वजह से आपको अपने जो है वो टांग से महरूम होना पड़ता है, अपने जिस्म को कटवाना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम परेशान हैं। क्योंकि अगर डॉक्टर मोहम्मद हमने इन चेंजेस को ना अपनाया तो आप इनको बता दें कि इस वक्त जो लोग डायबिटिक है, प्री डायबिटिक है, तो आगे जाके ये कितना बढ़ने वाला है। आपको पता है मैंने तो अभी ये जो इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन जो है जिनका 2019 का अभी रिपोर्ट आया कि 2 करोड़ के करीब तकरीबन, ये बल्कि उससे ज़्यादा लोग डायबिटिक हो चुके हैं। इससे पहले तकरीबन 2015 में रिपोर्ट आई थी, तो कंपैरेटिवली आपको पता है ओवर 200% लोग बढ़े हैं डायबिटीज़ में। तो आप यहाँ से फिगर जज कर सकते हैं। और वो भी वो लोग जो कि जिन लोगों पर सर्वे हुआ था, इमेजिन करें जो लोग बिल्कुल सर्वे में आए नहीं थे, वो भी तो मतलब इस तरह कितने लोग प्री डायबिटिक होंगे, कितनों की इंसुलिन बढ़ना शुरू हो गई होगी, कितने लोगों को पता भी नहीं होगा कि उनके जिस्म में एक बीमारी का आगाज हो चुका है और उन पर इधर उधर घूम फिर रहे होते हैं और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चल रहा होता है, लेकिन कॉज की तरफ कोई भी बात नहीं कर रहा होता। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक और मसला मैं देख रहा हूँ जो कि बहुत कॉमन है, वो ये है कि लोग जो हैं वो सीधा वज़न की तरफ देखते हैं और उनको लगता है कि वज़न ही कॉज है हेल्थ ख़राब होने का। हालांकि जो अंदर जो बॉडी की जो एनवायरनमेंट होती है वो जब आप डिस्टर्ब कर लेते हैं, अंदर जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं उसका एक सिम्टम वज़न है। तो ये लोग मिस्टेक ये करते हैं कि ये डायरेक्ट वज़न को टारगेट करते हैं। ठीक है, मतलब ये नहीं कि मेटाबॉलिक ओबेसिटी समथिंग हो सकता है कि आप दिखने में इतना वजन ना हो, हाँ, लेकिन आप मेटाबॉलिकली ओबेस हो। फिर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि 1 मंथ में वो वेट लूज करें, और फिर जो लोग नहीं करते तो वो डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। वो समझते हैं कि डाइट प्लान काम नहीं कर रहे, इंटरमिटेंट फास्टिंग काम नहीं करी। असल में इन लोगों को समझना चाहिए कि देखें, पॉजिटिव हेल्थ इंडिकेटर्स होते हैं। जब आप वही जो डॉक्टर वसीम थेरेप्यूटिक कीटो डाइट और इंटरमिटेंट फास्टिंग इंट्रोड्यूस करते हैं, आपको प्रोग्राम देते हैं, तो जब आप उसमें एंडोर्स हो जाते हैं, आप जब उनको फॉलो करते हैं, तो याद रखें अगर जो मील प्लान आप ले रहे हैं उसमें आपकी नींद ठीक हो गई है, आपके एनर्जी लेवल्स इंप्रूव हो गए हैं, आपको आपकी याददाश्त अच्छी हो रही है, आपके स्ट्रेस टॉलरेंस आपकी बढ़ गई है और आप हर वक्त खुश रहते हैं, ठीक है, इवन तो आपने वेट लॉस ही नहीं किया है, आपकी डाइजेशन इंप्रूव हो गई है, तो समझ लें कि आप प्रोसेस में आप इन हो गए हैं। प्रोसेस ने आपको एंड में इंशाल्लाह वेट लॉस आपको करवा देना है, लेकिन उसमें आपने पेशेंट रहना होता है। देखें, हम डायरेक्ट वेट को टारगेट नहीं करें, हम चाहते हैं कि आपकी जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो ठीक हो जाए, ताकि आप डिप्रेशन से निकल जाएं, आप खुशी की जिंदगी गुजारें, डेली बेसिस पर क्वालिटी लाइफस्टाइल आप गुजारें। इसी के ऊपर मैं भी बात करूंगा क्योंकि एग्जैक्टली यही हुआ। मेरे एक क्लाइंट है, 70 साल उनकी उम्र है, 1997 से वो डायबिटिक थे। अभी आहिस्ता आहिस्ता थ्रू डाइट एंड एक्सरसाइज और उनकी सारी दवाइयाँ जो है वो उन्होंने छोड़ दी हैं, बगैर किसी दवाई के। उनकी जो रैंडम है वो बिल्कुल नॉर्मल रेंज में, जो फास्टिंग शुगर आ रही थी वो 140। तो मुझे उनका मैसेज आया, उन्होंने कहा कि मेरी ये 140 से कम नहीं हो रही, कुछ करेंगे ये 140। मैंने कहा कि आप मुझे ये बताएं कि बाकी मसल स्ट्रेंथ, तो माशाल्लाह इस एज में भी माशाल्लाह उनकी स्ट्रेंथ इंप्रूव हुई है, एनर्जी लेवल्स बेहतर है, स्लीप इंप्रूव है, और जितने भी मार्क्स हैं वो सारे के सारे बेहतरीन है। तो मैंने उनको बोला कि आप ये देखें कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पहले कैसी थी, अब कैसी है। ये फास्टिंग जो शुगर है 140 है, इससे भी नीचे आ ही जाएगी इंशाल्लाह। आप जो बड़ी चीज़ है वो ये है कि आपकी इंसुलिन नीचे आना शुरू, क्योंकि उनकी फास्टिंग इंसुलिन 40+ आई थी, तो वो नीचे आना शुरू हो गई है। और हम ये जानते हैं कि फास्टिंग इंसुलिन का ज़्यादा रहना कई गुना ज़्यादा खतरनाक है फास्टिंग शुगर के ज़्यादा रहने से। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि जो इलाज है ना टाइप 2 डायबिटीज़ का, वो इंसुलिन का नीचे लाना है। और उसमें कुछ डायबिटिक की ना, मैं अक्सर कहता हूँ हेपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, तो कुछ अरसे तक वो फास्टिंग इंसुलिन थोड़ी हाई रहती है, तो वो भी वक्त के साथ साथ नीचे आ जाती है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे डॉक्टर मोहम्मद हलीम ने बोला कि आपने देखना है कि नींद इंप्रूव हुई है, आपके एनर्जी लेवल्स बेहतर है, आपकी याददाश्त बेहतर है, तो ये सारी चीज़ें भी आपने देखनी है। अगर आप नोट कर रहे हैं कि आप खुश हो रहे हैं, तो उससे ज़्यादा बेहतरीन इंडिकेशन और क्या हो सकती है? वैसे उस्मान अली हारून, अगर आपने ट्रांसफॉर्मेशन ना की होती तो ख्याल यही है कि इंसुलिन ले रहा था, यानी कि आपको भी जॉइंट का इशू था, ज़ाहिर ओवरवेट होने की वजह से था। तो आपको क्या मशवरा दिया था, जरा बताएं। मुझे तो डॉक्टर साहब ने कहा ज़्यादा देर खड़ा नहीं होना, सीढ़ियाँ नहीं ज़्यादा चढ़नी,
आपने टांग पे जो है पाँव पे ज़्यादा जो है ना बोझ नहीं डालना। तो मैंने कहा सर तो मैं फिर किसी काम का नहीं रहूँगा, मैं कुछ नहीं कर सकूँगा। और जिस दिन से ट्रांसफॉर्मेशन हुई है उसके बाद से मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह। अब दोबारा मेरा वेट, मैं बल्किंग कर रहा हूँ, दोबारा वेट 80 kg हो गया, लेकिन 80 kg में भी मुझे नहीं पता लग रहा कि मेरे घुटनों में दर्द है या मेरे टखनों में दर्द है, क्योंकि आप लीन मास गेन कर रहे हैं, मसल गेन हो रहा है, तो यानी कि इन्फ्लेमेशन नहीं बढ़ रही है, यानी कि आपकी हेल्थ प्रोफाइल अभी बेहतर हो रही है माशाल्लाह। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो आपकी एज कितनी? 39 है और जून में मैं 40 पे हो जाऊंगा माशाल्लाह। तो अगर आप इसी एज के ब्रैकेट में आते हैं और अभी आप हमें देख रहे हैं तो वापसी का रास्ता खुला है, बिल्कुल था, है और हमेशा रहेगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला अगर हम कुरान को पढ़े तो उसमें अल्लाह ताला उम्मीद देता है, मोटिवेशन देता है, और हमारी भी यही कोशिश है बहज़त मुसलमान, बहज़त इंसान, कि हम एक दूसरे को मोटिवेट करें, एक दूसरे के लिए आसानी पैदा करें। जो ओबेसिटी है, जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, इसके ख़िलाफ़ जंग बुरी तरह से हारी जा रही है। जो अप्रोच है इस वक्त वो बुरी तरह से नाकाम हो रही है। मेरे पास एक फीमेल क्लाइंट आई, उनकी तकरीबन 50+ थी, वो काफ़ी सारी दवाइयाँ ले रही थी। तो मैंने उनको कहा कि माँ जी मुझे इन दवाइयों से कोई इतराज़ नहीं होता, लेकिन क्या आप ठीक है, आप बेहतर महसूस करती हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि बेटा अगर बेहतर होती तो आपके पास आती। तो यानी कि इतनी सारी दवाइयों के ज़रिए भी अगर इंसान की लाइफ में आसानी नहीं आ रही और वो तकलीफ़ में, तो हमें सोचना पड़ेगा, हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। अगर एक चीज़ बताई हुई है, जैसे मैंने एक जगह से सर्टिफिकेशन की, तो वहाँ पे ना उस डाइट में ये बताया जाता था कि डायबिटिक को भी कार्बोहाइड्रेट्स दो, वो काम नहीं करती थी। मैं जिसको भी बताता था उनको फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जैसे ही ये दूसरी अप्रोच हमने स्टार्ट की तो लोगों को बेहतरी मिलना शुरू हो गई। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा मिलेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद हलीम, बहुत शुक्रिया उस्मान अली हारून। हम इंशाल्लाह इसी तरह से फ्यूचर में भी वीडियोस लाते रहेंगे, और हमें दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।